मत किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ। सियासी आज़ादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में और आईनी हुकूक के हवाले से आम इकदाम उन्होंने किए। सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIR के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफ़ी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है, तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को, इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में प्रोग्राम किया, सुना कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नजर आता है। क्योंकि देखिए उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियां करवा ले, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा ले, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे और ये हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पर इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पर लगाया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किसी टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जाइंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है, हम तो यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी? यानी चाइना तो यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है और ये सीज फायर बरकरार रहे उतना ही अच्छा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाज़रीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए। पहला ड्रामा आपने फजलुर रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमएल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी अपना मार्जिन रखा। तो सब इसमें से ज्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए इतनी बड़ी कमाई होती है, एक्सटेंशन मिल जाए किसी आदमी को तो मुल्क अगले टर्न्योर के लिए उस आदमी की मुट्ठी में आ जाता है पूरा मुल्क। वो स्याह और सफेद का मालिक बन जाता है। वो जो चाहता है वो करता है। ये कारोबार बंद कर दो, ये वाला चला दो, जो चाहता है इस मुल्क से ताल्लुकात बना लो, इससे बिगाड़ दो, जो चाहता है। वो ये वज़ीर आज़म वगैरह सदर पाकिस्तान सारी कठपुतलियां हैं, ये लटरम पटरम होते हैं पाकिस्तान में फिलहाल। जो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है उसका इमरान खान जैसा हाल करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पहली दफा इनको टक्कर के लोग मिले, ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो सारे अपना अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं और अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो भी काम ये करते हैं काम उल्टा हो जाता है। मौजूदा हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए इन्होंने कितना क्रेडिट लिया। जब आप क्रेडिट लेते हैं किसी चीज का तो उसमें जो खराबी पैदा होती है उसकी जिम्मेदारी भी फिर आपको लेनी होती है। यानी कोई काम हो रहा है तो आप कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है, ये मैंने किया है, और जैसे उसके अंदर खराबी पैदा हो जाए तो आप चुप करके नहीं बैठ सकते, फिर आपको ये भी कहना पड़ता है कि ये बुरा हुआ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो अब शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को, जिन्होंने इसका बहुत क्रेडिट पाकिस्तान में लिया और सबको कहा कि ये क्रेडिट हमें दें, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें भी की कि जनाब गजा में जंगबंदी करवाई है, अब वो जिम्मेदारी भी लें जो इस वक्त कत्लेआम गजा में हो रहा है। यानी जो इतलात आ रही है उसमें 300 से ज्यादा फलस्तीनियों को जंगबंदी के बाद से अब तक निशाना बनाया है इसराइल ने, और लगभग 80 मरतबा हमले किए गए हैं, जिनमें 20 मुकामात पर फिदाई हमले किए गए, यानी हवा से मिसाइल दागे गए। ये इस वक्त गाजा में हो रहा है। जो इमदादी सरगर्मियां चंद घंटों के लिए शुरू हुई थी या चंद दिनों के लिए कि जनाब तमाम जो इसराइली हैं जिनको कैद किया था हमास ने वो वापस मिल जाएं, लाशें वापस मिल जाएं, तो जब तक वो मिल रही थी तब तक इमदाद खुली हुई थी। साथ ही इमदाद बंद कर दिया और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि अब गाजा को फिर जहन्नुम बना देना चाहिए, उनके वजीर ने कहा। तो अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें ना पाकिस्तान के वजीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ये सब लोग जो कह रहे थे बिगनिंग से, यानी शुरू से हम ट्रंप के साथ हैं, अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया और उससे पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब गजा में बमबारी हो रही है, वहां पे देखो कहां बमबारी हो रही है, गजा में बमबारी हो रही है, लास्ट नाइट भी हुई है, अभी हो रही है। तो जब ट्रंप को हकायक बताया तो ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा जी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अभी कोई जवाब था नहीं, उसने खुद लाइलमी का इजहार किया, लेकिन आप चीज़ों में पर्दा तो नहीं रह सकता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में अमीर अब्बास साहब, आप सब उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनके साथ काम किया काफ़ी अर्सा। वो बहुत बहादुर आदमी है और बहुत उसूल पसंद आदमी है। यानी अमीर अब्बास उन चंद लोगों में से एक है जो नताइज की परवाह किए बगैर मैदान में आता है। तो अमीर अब्बास साहब को एक मरतबा फिर, ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले कई दफ़ा उनके साथ ये हुआ, एक मरतबा फिर अमीर अब्बास साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बहुत मजबूत असाब का मालिक है, ये भी इनसे नहीं टूटेगा। और मजे की बात यह है कि कई लोगों को जब नौकरियों से फारिग किया जाता है तो वो खामोश रहते हैं और अपने वक्त का इंतजार करते हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है ना। ये अमीर अब्बास वो भी नहीं है, ये चुप करके नहीं बैठेगा, ना ये अपनी बारी का इंतजार करेगा। ये मुज़ाहमत में बिलीव करने वाला आदमी है, जितना मैं अमीर अब्बास को जानता हूँ। तो अमीर अब्बास को एक मरतबा फिर फारिग करके इन्होंने एक और अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है, हमारे एक और साथी को इन्होंने निशाना बनाया है, और ये सिलसिला बड़े लंबे अरसे से जारी है, लेकिन एक दिन आएगा ये भुगतेंगे। नाज़रीन, जो 26वीं आईनी तरमीम का केस चल रहा है ना आईनी अदालत में, वो बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर रहा है। वो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं बहुत सारे दोस्त, आप उनको सुन लिया करें, वो आपको सारा बताएंगे कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक दो चीज़ें बता सकता हूँ। एक तो ये है कि वकला ये कह रहे हैं कि जनाब इसको ले जाएं उन जजों के पास
जो इसके बेनिफिशियरी नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के। जो जज इस तरमीम के बाद आए हैं उन्हें बाहर निकालो, और उससे पहले वाले जो जज हैं वो ये केस सुन ले, या कम से कम जो जजेस ये समझते हैं कि वो इसके बेनिफिशियरी हैं वो अपने आप को अलग कर ले और बाकी जजेस इसको सुन ले। लेकिन इस पर अभी अदालत आ नहीं रही, और बल्कि ये भी कह दिया जज ने कि ये मुतनाज़ नहीं है। भाई तनाज़ा होता है तो अदालत में आता है ना, भाई मुतनाज़ 26वीं आईनी तरमीम में, तनाज़ा ना होता तो अदालत में क्यों आती? अदालत में तो आता ही डिस्प्यूट है, तनाज़ा ही आता है। अकरम शेख साहब ने अदालत के अंदर जब यजीद की बैत से इनकार का जिक्र किया तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह बर्दाश्त नहीं किया। वो झट से बोल पड़े कि आप मजहबी बात क्यों कर रहे हैं? भाई ये कोई मजहबी बात है? ये तो एक इस्तारा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में कोर्ट की जाती है यजीद की और हुसैन की। ये तो अदालतों में खड़े होकर